Hello everyone, welcome back to Literature IQ Education. In today's class, we are going to discuss about Jane Austen. Yes, the romantic writer, specifically romantic novelist, जैसे हमने पीबी शेले, कीट्स, यहाँ पे जो है आपके राइटर वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट जिनको हमने डिस्कस किया था, आज हम जेन ऑस्टन को एज अ नॉवेलिस्ट, बिकॉज शी हैज रिटन so beautiful novels with the gist of realism that was very wonderful. So let's get started with the introduction of the writer Jane Austen. Jane Austen जो है, इनकी राइटिंग्स में हमें आयरनी एंड विट मिलता है. ओके, डोमेस्टिक स्कोप इसके बारे में जो है जिक्र मिलता है, एंड मॉरल रियलिज्म ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन. सो आई एम talking about these facts also. आपको याद रखना है कि जेन ऑस्टन का जो वर्क है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है. आयरनी एंड विट के बारे में बात करता है, डोमेस्टिक चीजों को डिस्कस करता है, मॉरल रियलिज्म के बारे में. यानी इनकी जो राइटिंग्स है उनमें आपको डोमेस्टिक जो आपस में जो लोगों का जो एक दूसरे के साथ मीटिंग्स में मिलना, किसी पार्टी में मिलना, उनका बिहेवियरिज्म, उनके एटिकेट्स, उनके मैनरिज्म, इनके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में जो है ये अपने राइटिंग्स में बात करती हैं. जो उस टाइम की देन सोसाइटी है उसमें किस प्रकार की जो है लोगों की सोच थी उसके बारे में भी ये हमें दिखाती हैं. सो मॉरल रियलिज्म भी इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलता है. चलिए आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मेजर इंग्लिश रोमांटिक एरा नॉवेलिस्ट रही हैं ये. इन्होंने 2-3 families but focused on 2-3 families in a country village rather than high romantic nature. यानी इन्होंने जो है 3-4 families को उठा लिया. जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंट्री विलेज है, कोई गांव है और कोई टाउन मान सकते हैं आप. उस टाउन के अंदर 3-4 families हैं. जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस में आप देखना कि एक साइड जो है कोई अलग फैमिली रहती है, दूसरी साइड दूसरी फैमिली, ताकि उनकी जो है जो अपने नॉवल के थ्रू जो है उनकी बार बार वो कैरेक्टर्स की मीटिंग्स करवा सके, एक दूसरे के कैरेक्टर को वो जो है डिस्कस कर सके. तो इसलिए उसने 3 to 4 फैमिलीज के बारे में ही जिक्र किया है. यूनिवर्सल यहाँ पे किसी उसको जो है आप कह सकते हो जनरलाइज नहीं करना चाहती थी वो. सो उन्होंने अपने राइटिंग्स में जो है वो आपको हाई रोमांटिक नेचर की बजाय ये 2-3 फैमिलीज कंट्री विलेज के अंदर उनके बारे में ही डिस्कस करती हैं, फोकस करती हैं. इन्होंने फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स का यूज किया है, यानी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कॉन्वर्सेशन को यूज किया है. शार्प सोशल आयरनी डिसेक्टिंग 19th सेंचुरी जेंट्री के बारे में है. यानी जो 19th सेंचुरी में अप्रोक्सीमेटली एंड ऑफ द रोमांटिक एज में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था. तो आप कह सकते हो 19th सेंचुरी लगभग जो है ये अपने आइडियाज जो सोशल आयरनी है, शार्प सोशल आयरनी जो उस टाइम की देन सोसाइटी थी उसके ऊपर ये लिखती हैं. उनके जो वर्क्स हैं वो इम्पैकेबल, मतलब विदाउट एनी मिस्टेक, सेंस ऑफ फॉर्म, प्रिसाइज बैलेंस बिटवीन आयरनी एंड सिंपैथी एंड अक्यूट मोरल इंसाइट. ये आपको याद रखना है. आपसे पूछा जा सकता है कि विच राइटर्स आर्ट डिस्प्लेस इम्पैकेबल सेंस ऑफ फॉर्म, प्रिसाइज बैलेंस बिटवीन आयरनी एंड सिंपैथी एंड अक्यूट मोरल इंसाइट. तो आपको याद रखना है यहां पर जेन ऑस्टन के बारे में बात हो रही है. इन्होंने ब्रिज जो है वो मेंटेन किया है बिटवीन 18th सेंचुरी मॉरल रियलिज्म जो आपके रिचर्डसन के वर्क में है और 19th सेंचुरी विक्टोरियन सोशल नॉवल. जो विक्टोरियन पीरियड में जो सोशल नॉवल आएंगे और जो पैमेला जो लिखा था रिचर्डसन ने, जो मॉरल उनका जो रियलिज्म है, तो मॉरल रियलिज्म और विक्टोरियन सोशल रियलिज्म के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम किया है यहां पर किसने? जेन ऑस्टन ने. तो आई होप यू अंडरस्टूड कि जेन ऑस्टन जो है वो किस तरह की राइटिंग्स किया करती थी. इनका टाइम पीरियड आपको जरूर याद रखना है 1775 से 1817. वर्जीनिया वुल्फ आती है लगभग आपके मॉडर्न एज में. ये है रोमांटिक एज में. अगर दोनों से आपसे पूछा जाए क्रॉनो में पहले कौन किसकी राइटिंग्स है, तो पहले आपकी रोमांटिक एज के अंदर जो है जेन ऑस्टन ने डोमेस्टिक रियलिज्म के बारे में लिख दिया था. इनकी एक फेमस लाइन है जो आपको याद रखनी है, 3-4 families in a country village is the very thing to work on. ये रिसेंटली भाई देखो एग्जाम हुआ था हरियाणा में, पीएससी का एग्जाम था, तो उसके अंदर जो है हरियाणा स्टेट में पीजीटी के एग्जाम के अंदर ये सेम कोटेशन दे रखी, तो मैंने कोटेशन यहाँ पे डाल दी है. तो लेटर टू हर नीज है ना, हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3-4 families in a country village is the very thing to work on. एंड 3-4 फैमिलीज पे ही हमें काम करना चाहिए जब भी आपको राइटिंग करते हो अपनी, तो इससे ज्यादा आपको फैमिलीज को इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए. 3-4 फैमिली काफी है. तो ये लेटर जो है वो जेन ऑस्टन ने किसको लिखा था? अपनी नीज एना को लिखा था और उसमें उसने इस लाइन का जिक्र किया था.
सो आई होप यू अंडरस्टूड जेन ऑस्टन के बारे में कि वो किस तरह की राइटिंग लिखा करते थे। अब देखिए इनका ये है आपका बहुत ही प्यारा सा एक लॉजिकल टाइमलाइन। अब देखिए इनका वर्क है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ठीक है। इसका दूसरा टाइटल था एलिनोर एंड मैरियन। देखो एलिनोर रिप्रेजेंट करती है सेंस को और मैरियन जो है वो रिप्रेजेंट करती है सेंसिबिलिटी को। ये 1811 में आया था, ये आपको याद रखना है। अगला है प्राइड एंड प्रेजुडिस जो 1813 में आया था। इसका सब टाइटल है फर्स्ट इंप्रेशंस, यानी एलिनोर एंड मैरियन कैरेक्टर्स भी हैं और ये पहले इसका टाइटल भी था लेकिन बाद में इसका टाइटल सेंस एंड सेंसिबिलिटी कर दिया। ये जो वर्क था फर्स्ट इंप्रेशंस, ये पहले फर्स्ट इंप्रेशंस के नाम से इसका टाइटल था, फिर इसका नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस रख दिया गया। मैन्सफील्ड पार्क जो है वो 1814 में आया। एमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, 1815 में आया। नॉर्थएंगर अबी ये इनका पोस्टह्यूमस है क्योंकि 1817 में आया। तो आप ये देखिए कि नॉर्थएंगर अबे जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो गॉथिक एलिमेंट्स जो डालते थे राइटर्स अपने वर्क्स में उसके खिलाफ थी। तो इन्होंने जो है इसके थ्रू पैरोडी किया है जितने भी गॉथिक राइटर्स थे या उनके वर्क्स थे उनको। तो ये आप कह सकते हो ये इनकी पैरोडी है किसकी? गॉथिक लिटरेचर की। ये गॉथिक लिटरेचर को क्या करती हैं इसमें पैरोडी करती हैं, मॉक करती हैं। उसके बाद इनका इनकम्प्लीट वर्क है परसुएशन जो 1817 में पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ था और इलियट फैमिली है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके जो अर्ली ड्राफ्ट थे सुजन था जिसको बाद में नॉर्थएंगर अबे दे दिया गया, एलियट फैमिली था इसको परसुएशन नाम दे दिया गया। तो ये जो नॉवेल्स थे ये स्टार्टिंग में आपको याद रखना है इस नाम से पब्लिश होने थे, सॉरी लिखे गए थे, पब्लिश इस नाम से हुए थे। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, अगर नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, ठीक है, आपको याद रह जाएगा। अब देखिए इसका वो कर सकते हो आप कि एसपी मैन, ठीक है, एसपी मैन। तो जेन ऑस्टन के वर्क का सीक्वेंस इस सेंस एंड सेंसिबिलिटी, पी फॉर प्राइड एंड प्रेजुडिस, एम फॉर मैन्सफील्ड पार्क, ई फॉर एमा एंड एन फॉर नॉर्थएंगर अबे। बाकी आपको याद रह जाएंगे। एसपी मैन आपको याद रखे, 5 नॉवल एटलीस्ट आपको याद रहेंगे। ईयर वही सिंपल है 1811, 13, 14, 15, 17, 17। तो आप याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए इनके सारे जो नॉवेल्स थे वो एनोनिमसली, यानी इनका नाम उसके ऊपर नहीं लिखा जाता था, ये लिखती थी बाय अ लेडी। जब भी इनको पब्लिश करवाया गया सेंस एंड सेंसिबिलिटी बाय अ लेडी, जेन ऑस्टन इन्होंने नहीं लिखा था। बाय द ऑथर ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी कई जगह हमें मिलता है। हर आइडेंटिटी वाज रिवील्ड पब्लिकली आफ्टर डेथ बाय ब्रदर हेनरी ऑस्टन, यानी जब इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद ही हमें पता चला कि द राइटर वाज जेन ऑस्टन। जो आज हम कहते हैं ना कि प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी जेन ऑस्टन ने लिखा। जब ये जीते जी अपनी राइटिंग किया करती तो आपको एनोनिमसली ये राइटिंग लिखा करती, बाय अ लेडी या बाय द ऑथर ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी के नाम से पब्लिश करती। इनका जो असली नाम है कि ये इस राइटर ने लिखा, इनके भाई हेनरी ऑस्टन ने इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर हर डेथ। आई होप यू अंडरस्टूड। ये टाइमलाइन है, 6 कंप्लीट नॉवेल्स हैं जो 1811 से लेकर के 17 तक इनके जो हैं पब्लिश हुए थे। देख लीजिए इनकी डेथ होती है अराउंड 1817 में और उसके बाद जो है ये वर्क आपके जो है हमारे सामने प्रेजेंट हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु रिप्रेजेंट सेंस, हु रिप्रेजेंट यहाँ पे सेंसिबिलिटी। इट मींस वो कैरेक्टर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिनोर डैशवुड, ये डैशवुड सिस्टर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि which work of the Jane Austen introduced Dashwood sisters, ये रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो एलिनोर डैशवुड जो है वो सेंस या लॉजिक से काम लेती है। मैरियन जो है डैशवुड उसके अंदर सेंसिबिलिटी है। अब देखिए यहां पर एलिनोर जो है वो ई फॉर एलिनोर, ई फॉर एडवर्ड, वो एडवर्ड फेरार से मैरिज करती है। मैरियन डैशवुड जो है वो कर्नल ब्रैंडन से करती है एंड बिट्रेड बाय विलो। विलो नाम का एक कैरेक्टर होता है, ही बिट्रेड मैरियन डैशवुड। अब मैरियन डैशवुड जो है वो सेंसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, पैशन को। इट मींस ये जो है ये अपने इमोशनली जो है ज्यादा सोचती है और ये सेंस को रिप्रेजेंट करती है। एलिनोर इसको समझाती है कि यू शुड नॉट बी सो मच इमोशनल। आपको जैसे होता है ना कि किसी का ब्रेकअप हो जाए उसके बाद सॉबिंग्स, टीयर्स, क्राइज, है ना, इस तरीके के कैरेक्टर है। जब उसको कोई बिट्रे करता है तो उसके बाद वो ऐसे जो है डिप्रेशन में, आप कह सकते हो जो टीयर्स है उसमें चली जाती है। तो इसको वहां से बाहर निकाल, बैलेंस ऑफ हेड एंड हार्ट। इसका रेजोल्यूशन क्या है इस वर्क, इस सेंस एंड सेंसिबिलिटी का, कि बैलेंस ऑफ हेड एंड हार्ट, कि आपको जो है
बिल्कुल दिल से नहीं सोचना हर बात को, बिल्कुल दिमाग से भी नहीं सोचना, आपको बैलेंस करके चलना है। तो यहाँ पे हेड एंड हार्ट के बैलेंस का रेजोल्यूशन लिया गया है। इसके अंदर जो है Norland Park passes to John Dashwood due to legal entailment, leaving Mrs. Dashwood and daughters impoverished. अब देखिए नॉरलैंड पार्क जो है वो जॉन डैशवुड को मिल जाता है, लीगल जो है वो करते कार्रवाइयों के बाद, और इससे मिसेस डैशवुड और उसकी बेटियां जो है वो इम्पोवरिश्ड हो जाती। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए इसको अभी हम पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या है, इसको एपिस्टलरी नोवेल टाइटल एलिनोर एंड मैरियन। अब ये भी याद रखना है कि ये भी एपिस्टलरी नोवेल है। इसको टाइटल दिया गया था एलिनोर एंड मैरियन के नाम से। एलिनोर जो है वो रीजन यानी दिमाग से काम लेती है, और दूसरी तरफ हमारे पास मैरियन है जो इमोशनल फूल है, वो सेंसिबिलिटी और इमोशन का काम लेती है। एलिनोर डैशवुड जो है वो बड़ी सिस्टर है, रैशनल है, रिस्ट्रेन है, और वो लव करती है किसको, एडवर्ड फेरार को, बट बिल्कुल दिल से नहीं, दिमाग और दिल को बैलेंस करके। मैरियन डैशवुड यंगर सिस्टर है, पैशनेट है, रोमांटिक है, और उसको विलोबी जो कैरेक्टर होता है वो उसको डिच कर जाता है, धोखा दे देता है। कर्नल ब्रैंडेट जो है वो ओल्डर है बट लॉयल जेंटलमैन है, और लास्ट में मैरी करता है मैरियन से। जॉन विलोबी जो है चार्मिंग बट मर्सिनरी रोमांटिक रोग, बहुत ही जैसे रिचर्ड लवलेस एक कैरेक्टर है हमारा क्लैरिसा का जो उसको रेप करता है, तो वैसे ही जॉन विलोबी जो है वो भी एक रोमांटिक रॉक है। तो आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में पता लगना चाहिए, प्लस इनकी एंडिंग पता होनी चाहिए कि एलिनोर जो है शी मैरिज एडवर्ड, मैरियन मैरिज कर्नल ब्रैंडन, बट शी वाज डिच्ड बाय विलोबी। यहाँ पे पूरा नहीं आया है विलोबी, हियर द नेम इज कहां पर है, जॉन विलोबी, तो आपको याद रखना है। अब देखिए आगे हम इस लाइन को देखते हैं, यहाँ पे ओपनिंग लाइन, द फैमिली ऑफ डैशवुड हैड लॉन्ग बीन सेटल्ड इन ससेक्स। ये यहाँ पे इनकी जो है आप कह सकते हो प्रॉपर्टी का नाम है ससेक्स, ठीक है। इस्टेब्लिश लॉ ऑफ स्टेट नॉरलैंड पार्क ड्यू टू एंटेलमेंट है, तो इस्टेब्लिशेस लॉस ऑफ स्टेट, नॉरलैंड पार्क इनसे छीन लिया जाता है। उसके बाद जो ये कहां पे सेटल थे, पहले ससेक्स में सेटल थे, तो अब उनसे वो छीन लिया जाता है। मैरियन लर्न्स इमोशनल रिस्ट्रेंट, मैरियन को इमोशनल रिस्ट्रेंट जो है यानी इमोशनली उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सीखना है, मैरियन ने सीखा, और कर्नल ब्रैंडन से शादी हो जाती है। एलिनोर एडवर्ड फेरार से जो है शादी कर लेती है। आफ्टर हिज डिसहेरिटेंस ऑब्स्टेकल इज क्लियर, बोथ सिस्टर्स लिव हैप्पीली नियर ईच अदर एट डेलफोर्ट। ये भी याद रख लेना है आपको कि ये लास्ट में क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह जो है किसी और को मिल जाती है, तो ये अकेली रह जाती हैं, और बट बाद में जो है वो मैरिज करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है पा लेती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किसके बारे में था। अगला इंपॉर्टेंट वर्क, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत समरी, थोड़े बहुत नेम ऑफ अ प्लेस, इतना ही काफी है आपके लिए, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एयर ऑफ पब्लिकेशन, क्योंकि जनरली क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एसपी मैन के बारे में पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर 5 सिस्टर्स की एक फैमिली होती है, जो आपका वर्क है किसके अंदर, प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर 1813 में आया था। अब देखिए इसको फर्स्ट इंप्रेशन के नाम से लिखा गया था, इसको पहले कैडल नाम के जो पब्लिशर थे उसने रिजेक्ट कर दिया, इसको जो है पब्लिश नहीं होने दिया। कोर थीम्स था, प्राइड को रिप्रेजेंट करता है डार्सी, एंड प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करती है एलिजाबेथ, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन मैरिज, यानी इसकी मदर को लगता है कि शी इज द मदर ऑफ 5 डॉटर्स, एंड उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए शी हैज ओनली टूल कि वो उनकी रिच जो है फैमिली में कहीं पर शादी करते और उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है। दिस इज द ओनली वे अकॉर्डिंग टू द मदर ऑफ दीज 5 डॉटर्स। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन मैरिज के बारे में बात की। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर्स। यहाँ पे एलिजाबेथ बैनेट जो है वो सेकंड डॉटर है, फिजराल्ड यानी 5 बहनों में सेकंड नंबर पे है ये। जो यहाँ पे फिजविलियम डार्सी है वो क्या है, वेल्दी ऑनर है पैम्बरले का, लेकिन ये शुरुआत में बहुत ही एरोगेंट होता है। जेन बैनेट एंड चार्ल्स बिंगले ये दोनों लवर्स हैं, एंड लिजी एंड डार्सी इनसे थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये जेंटल लवर्स है कंट्रास्ट टू लिजी एंड डार्सी। उसके बाद जॉर्ज विकहम जो है ये एक बहुत ही धोखेबाज ऑफिसर होता है, और लीडिया बैनेट जो सबसे छोटी बेटी है लीडिया, उसको लेके इलोप हो जाता है, इलोप मतलब भाग जाता है। मिस्टर कॉलिंस जो है ये रेडिकुलस क्लर्जी मैन है जो शार्लेट लुकास से शादी करता है। तो आपको ये कैरेक्टर्स याद रखने हैं कि यहाँ पर एलिजाबेथ बैनेट, फिजविलियम डार्सी दोनों यहाँ पे प्राइड एंड प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइड को कौन, डार्सी, एंड प्रेजुडिस को यहाँ पे एलिजाबेथ। टर्निंग पॉइंट पैम्बरले विजिट एंड लेटर, यानी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है
कि जो वो सोचती है कि इसकी वजह से हो सकता है उसके घर में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एलिजाबेथ को लगता है उसका सब जिम्मेदार कौन है, डार्सी है। वो एरोगेंट भी लगता है उसको। तो जो एलिजाबेथ है वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो दोनों एक दूसरे को जो है लव करते, बट कुछ ऐसे आप कह सकते हो बैरियर्स हैं दोनों के बीच में जो है कंफ्यूजन का काम करते हैं। लास्ट में क्या बीच में क्लाइमेक्स में क्या होता है कि वो पैम्बरले जाते हैं, वहां जाके उसे लेटर मिलता है और लेटर के थ्रू उसको रिवील होता है कि यस ही इज अ जेंटल पर्सन और वो उसको सच में प्यार करता है। मैरिज एट पैम्बरले, और इसीलिए उन दोनों की शादी भी हो जाती है पैम्बरले के अंदर। सो इसकी फेमस लाइन, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट्स अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बात एक्नॉलेज्ड है, ये सबको पता है, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है कि कोई बंदा जो क्या है, सिंगल मैन है, उसके पास बहुत सारी धन दौलत है, बट उसके पास कमी है तो किसकी है? एक वाइफ की। तो वो वाइफ की ही सर्च में जो है इधर उधर ढूंढेगा, घूमेगा। तो यहां पर ओपनिंग लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डार्सीज लेटर रेस्क्यू ऑफ लीडिया एंड विकम स्कैंडल हम्बल एलिजाबेथ। अब लेटर के अंदर क्या था कि डार्सी के जो लेटर है उसके अंदर ये था कि उसने लीडिया को विक्टिम से बचा लिया है। ये स्कैंडल जो है वो हो जाता है, रिवील हो जाता है, और एलिजाबेथ का जो प्रेजुडिस है, जो उसका रिलेटेड टू व्यू है डार्सी, वो सही हो जाता है। डार्सी एरिस्टोक्रेटिक प्राइड से ओवरकम कर लेता है, यानी जो उसके अंदर घमंड था कि मैं एरिस्टोक्रेट हूं, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और दो शादियां होती हैं। एलिजाबेथ की शादी डार्सी से, वो पेम्बरले में रहना शुरू कर देते हैं, और जेन मैरिज करती है बिंगले से। तो जेन बेनेट और चार्ल्स बिंगले देवर जेंटल लवर्स, तो इनकी तो होनी थी। यहां पर इसकी भी शादी, विलियम की और एलिजाबेथ की, इन दोनों की भी शादी हो जाती है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस नॉवल, आपको याद रखना है। देन मैंसफील्ड पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी, ठीक है। यहां पर जो है सीरियस और कंट्रोवर्शियल नॉवल माना जाता है, मॉरल कॉन्स्टेंसी एंड अर्बन करप्शन के बारे में है। इसमें एक कैरेक्टर है फैनी प्राइस, एडमंड बर्ट्रम, ठीक है, सर थॉमस बर्ट्रम, हेनरी एंड मैरी क्रॉफोर्ड। ये कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं। देखिए यहां पर जो फैनी है वो शाय पुअर हाईली प्रिंसिपल्ड हीरोइन है। वो वेल्दी रिलेटिव्स के यहाँ, क्योंकि उसके जो है पेरेंट्स शायद नहीं होते हैं, तो इसको अपने अंकल्स के यहाँ जो है, आंट के यहाँ भेज दिया जाता है, रिलेटिव्स के यहाँ। एडमंड बर्टन जो है ये कजन या क्लर्जीमैन है, जिससे फैनी सीक्रेटली लव्स। जो फैनी है वो किससे लव करती है? शी लव्स बैट्रम, एडमंड बैट्रम। थॉमस बैट्रम ऑनर ऑफ मैंसफील्ड पार्क, ये याद रखना भी, जो मैंसफील्ड पार्क है ये जगह का नाम है, स्टेट का नाम है, ठीक है, जिसको फंडेड बाय एंटिगुआ स्लेव प्लांटेशन। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि एंटिगुआ स्लेव प्लांटेशन का जिक्र कौन से वर्क में आया? वो मैंसफील्ड पार्क जो स्टेट है उसके अंदर आया। उसका ऑनर कौन होता है? थॉमस बैट्रम होता है। हेनरी एंड मैरी क्रॉफोर्ड, चार्मिंग सिनिकल लंदन सिबलिंग्स, ये दोनों भाई बहन होते हैं, हेनरी और मैरी क्रॉफोर्ड, ये भी याद रखना है। who disrupt मैंसफील्ड पार्क्स मोरालिटी, जो वहां की मोरालिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको मॉरल स्टेबिलिटी का एग्जांपल देना है, फैनी और एडमंड बर्ट्रम, और लंदन चार्म या कमियां जो है वो हेनरी क्रॉफोर्ड और मैरी क्रॉफोर्ड में आपको दिखती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो किस वर्क में आए हैं, किसके बारे में है, यहाँ पे स्टेट का नाम क्या है, यहाँ पे स्लेव प्लांटेशन है उसका नाम क्या है, ये याद रखना है। अबाउट 30 years ago, मिस मारिया वॉर्ड ऑफ Huntingdon with only 7,000 pounds had the good luck to captivate Sir Thomas Bertram. तो ये एक ओपनिंग लाइन है, द स्कैंडलस प्ले लवर्स वॉज क्या है, प्रीसेजेस डाउनफॉल, मारिया इलोप्स विद हेनरी क्रॉफोर्ड। यहाँ पे मारिया किसके साथ भाग जाती है? हेनरी क्रॉफोर्ड के साथ। जूलिया इलोप्स विद येट्स, ये भी याद रखना है। एडमंड रियलाइजेस मैरी क्रॉफोर्ड्स लैक ऑफ मॉरल डेप्थ एंड मैरीज फैनी प्राइस। तो एडमंड जो है वो लास्ट में उसको पता चलता है कि वो पहले किसको प्यार कर रहा होता है? मैरी क्रॉफोर्ड को, लेकिन उसे लगता है कि मैरी जो है, एंड में पता चलता है कि उसके अंदर तो मॉरली जो है करप्ट है, वो मॉरली जो है इमोरल है, इमोरल कैरेक्टर है क्रॉफोर्ड। तो वो क्या करता है, जो पहले इससे प्यार करता है मैरी से, अब वो फैनी प्राइस से लास्ट में शादी कर लेता है, और फैनी प्राइस उससे पहले प्यार कर रही होती है, लव करती है। तो यहाँ पे एंड हो जाता है कि जूलिया जो है वो येट्स के साथ भाग जाती है। यहाँ पे एंडिंग जरूरी है इसलिए मैंने बताया। मारिया जो है वो हेनरी क्रॉफोर्ड के साथ जो है भाग जाती है, और एडमंड जो है वो मैरी क्रॉफोर्ड के साथ शादी नहीं करता, वो फैनी प्राइस के साथ शादी कर लेता है। एमा वुडहाउस के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपके सामने दिया है कि एमा वुडहाउस हैंडसम, क्लेवर एंड रिच, मिसगाइडेड, मिसमैचर। अब देखिए जैसे एक मूवी देखी होगी बिपाशा बासु की, कि वो
मिसमैचर होती है। तो ऐसा ही कुछ इसमें कि वो जो कुछ भी क्रिएट करती है वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, जिसको भी वो मैच करने की कोशिश करती है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब मिस्टर जो जॉर्ज नाइटले है वो क्या है, ओल्ड उसका पुराना नेबर है और वो उसका मॉरल मेंटर भी है। हैरियट स्मिथ सिंबल पार्लर बॉर्डर मैनिपुलेटेड बाय एम्ना, यानी हैरियट स्मिथ जो है उसको एमा जो है वो मैनिपुलेट करती है। जेन फेयरफैक्स एंड फ्रैंक चर्चिल ये एक दूसरे के साथ पहले से इंगेज्ड कपल हैं और इनके बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहते हैं। तो आपको जो है सिर्फ इतना ही इसके बारे में याद रखना है कि एमा वुडहाउस वो हैरियट एंड एल्टन के साथ मैचिंग करने की कोशिश करती है, बट लास्ट में वो यानी अपने लिए, वो खुद के लिए, यानी सबकी वो लाइफ के जो है मैचिंग करते करते खुद की लाइफ के साथ ही वो कुछ ना कुछ कांड कर लेती है। क्या होता है, वो सोचती है वो हैरियट से शादी कर लेती है, कभी सोचती है एल्टन से शादी कर लूं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, मिस्टर नाइटले यानी जिसको वो किसके साथ मैच करना चाहती है, हैरियट स्मिथ के साथ, लास्ट में क्या होता है, मिस्टर नाइटले कहता है मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूं। तो वो एमा को जो है क्या कर देता है, प्रपोज कर देता है और एमा और मिस्टर नाइटले की लास्ट में शादी हो जाती है। ओके, सो आपको जो है इतना ही इसके बारे में याद रखने की जरूरत है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो वर्क था प्रिंस रेजिडेंट जो था किंग जॉर्ज फोर्थ, उनके रिक्वेस्ट के ऊपर जो है उनको डेडिकेट किया गया था डिस्पाइट ऑस्टन पर्सनल डिसलाइक ऑफ इट, यानी ऑस्टन जो है वो पसंद नहीं करती थी इनको, बट ये जो वर्क जब पब्लिश किया गया तो प्रिंस रेजेंट जो थे उनको डेडिकेट कर दिया गया इनका ये वर्क। कौन सा वर्क है ये, एमा। तो आपको ये भी याद रखना है ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है और बिल्डिंग्स रोमान जो है ये एलिमेंट्स इसके अंदर मिलते हैं। बिल्डिंग्स रोमान का मतलब क्या होता है, इसमें कैरेक्टर जो है उसका डेवलपमेंट दिखाया जाता है, तो बिल्डिंग्स रोमान जो है इसके अंदर यूज किया गया है। देख लीजिए, एमा जो है हर लव फॉर मिस्टर नाइटले उसको रियलाइज करती है जब हैरियट कन्फेस इंटरेस्ट इन हिम, यानी जब होता है ना कि आपका लव हो और उसको आप पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट कोई थर्ड पर्सन आकर के आपके बीच में और उसको जिससे आप जो है कन्फेस नहीं करना चाहते उसके साथ वो घूमता है, तो आपको लगता है कि नहीं मैं तो इसे ट्रू लव करती हूँ। तो उसको रियलाइज होता है मिस्टर नाइटले की जिसकी जोड़ी वो हैरियट के साथ बनाना चाहती है, वो कहती है मैं तो इससे लव करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। एमा एडमिट्स एज मिसमैचिंग ब्लंडर्स, नोवेल एंड्स विद एमा एंड नाइटलेस परफेक्ट मैरिज यूनियन। तो इसके साथ ये एंड हो जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्क है इनका जिसका नाम है आपका गॉथिक सेटायर के नाम से नॉर्थएंगर अबे। मैंने आपको बताया इसका ये जो वर्क था इसके अंदर गॉथिक सेटायर के बारे में दिया गया है कि जो गॉथिक वर्क्स है उनको उन्होंने पैरोडी किया, और स्पेसिफिकली किसको, एन रेडक्लिफ का जो वर्क है द मिस्ट्रीज ऑफ इडोल्फो उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो ये याद रखना है गॉथिक वर्ड्स, क्योंकि ये जो है ना जो राइटर्स है ये रियलिज्म के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ये गॉथिक एलिमेंट्स जो हैं उनको इमेजिनरी मान के, फैंटेसी मान करके ये कहते हैं कि ये जो ऐसा जॉनरा है गॉथिक है ये जो है नहीं आप कह सकते हो अपने वर्क्स के अंदर शो करना चाहिए। तो इनका जो पहले टाइटल था वो सुजन था, ठीक है, और इसको सोल्ड टू पब्लिशर क्रॉसबे इन 1803 बट अनपब्लिश्ड अंटिल 1817। उसके इसको दे दिया गया था क्रॉसबी को सेल करने कि तुम इसको कर दो पब्लिश, लेकिन इसको 1817 तक पब्लिश नहीं किया गया था। इसमें कैथरीन मॉरलैंड, हेनरी टिल्नी, जनरल टिल्नी और जॉन थॉर्प, इजाबेला थॉर्प, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैथरीन मॉरलैंड नेव हीरोइन इन ट्रेनिंग ऑब्सेस्ड विद गॉथिक बुक्स, यानी जो कैथरीन मॉरलैंड है इसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और ये कैसी बुक्स पढ़ती है, गॉथिक बुक्स को जो है पढ़ना पसंद करती है। तो यहाँ पर ये कैथरीन मॉरलैंड जो है वो कौन सी बुक पढ़ रही है वो आप मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक थी। हेनरी टिल्नी ये विटी सेंसिबल क्लर्जीमैन होता है। जनरल टिल्नी ये टिरनिकल फादर होता है, वो एक्सपेल्स कैथरीन थिंकिंग शी इज पुअर। कैथरीन जो है उसको एक्सपेल कर देता है ये सोच करके कि वो पुअर है। जॉन थॉर्प और इजाबेला थॉर्प ये आपको बात के अंदर जो है दो डिसीटफुल एक्वेंटेंसेस होते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके जो है लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि कैथरीन लर्न्स टू डिस्टिंग्विश गॉथिक फिक्शन फ्रॉम रियल लाइफ ह्यूमन मैलेस। General Tilney consents to the marriage after Henry's sister marries a wealthy viscount. Catherine and Henry marries happily. तो लास्ट में जनरल टिल्नी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है और कैथरीन और हैरी की जो है शादी हो जाती है। और यहाँ पर कैथरीन मॉरलैंड नाम का कैरेक्टर है, ये याद रखना है, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने दे भी दिया है द कासल ऑफ वुल्फ बेंच क्लैरमोंट, ये वाली बुक जो है वो पढ़ रही होती है हॉरिड नॉवेल्स के बारे में। इसको आपको ज्यादा जो है मैं ये टेलीग्राम पे डाल दूंगी, थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो पढ़ लेना, पर्सुएशन कुछ इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट है अब ये चार्ट इंपॉर्टेंट है,
इनके वर्क में कौन कौन से हीरोज हैं, इन हीरोज का नाम, इसमें सेटिंग्स क्या क्या हैं ये भी याद रखनी है, तभी मैंने आपको यहां पर ये दिया है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे चार्ट को जिसमें आपको करेक्टर्स यानी हीरोइंस इंपॉर्टेंट होती हैं जेन ऑस्टन में, हीरो कौन कौन है और मेजर सेटिंग्स क्या हैं, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ऑस्टन कैनन जो है, ऑस्टन का जो है ये माइंड मैप है कि कौन कौन से वर्क्स उसने 6 मेजर वर्क्स लिखे थे वो है। अब देखिए सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इसका जो है एलिनोर एंड मैरियन नाम की 2 हीरोइंस होती हैं। एडवर्ड एंड कर्नल ब्रैंडन जो है इसमें हीरो हैं। बार्टन कॉटेज एंड डेलाफोर्ड में लास्ट में शादी करके रहने लग जाती हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस, एलिजाबेथ बैनेट, फिज विलियम डार्सी की कहानी। लॉगबर्न एंड पेम्बरले जहां पर वो शादी करके रहते हैं। मैन्सफील्ड पार्क, फैनी प्राइस, एडमंड बर्टन दोनों शादी कर लेते हैं। मैन्सफील्ड पार्क, पोर्ट्समाउथ। एमा वुड हाउस में भी वो दोनों शादी कर लेते हैं, जॉर्ज नाइटले। हाईब्री एंड हार्टफील्ड की, तो इन सेटिंग्स को आपको याद रखना है कि हाईब्री हार्टफील्ड जो है वो कौन से वर्क की सेटिंग है, तो एमा की है। नॉर्थिंगरम्बी कैथरीन मॉरलैंड है। गॉथिक एलिमेंट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि गॉथिक एलिमेंट्स कौन से वर्क में थे, तो वो कैथरीन मॉरलैंड वाले नॉर्थिंगरम्बी में। हेनरी टिल्नी, इसमें दोनों की शादी हो जाती है। यानी ले दे करके जेन ऑस्टन के वर्क्स में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कैथरीन शी वाज पुअर, तो उसको भी कहां मिली, मैरिज में जाकर के ही उसको जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली। तो यहाँ पर जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी हीरोइंस हैं, उन हीरोइंस को फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है शादी यानी मैरिज में ही मिली। ये अकॉर्डिंग टू जेन ऑस्टन जो है ये आप कह सकते हो थीम है। जो पर्सुएशन है उसमें एना इलियट है, कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ है, और इसके अंदर जो जिक्र हुआ है जिन जगहों का, उनका नाम है कैलियन हॉल, बाथ एंड लाइन। सो आई होप यू गॉट दिस कि ये जो वर्क्स हैं, these are the works written by whom, जेन ऑस्टन, और ये इनके कैरेक्टर्स और सेटिंग है। अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कि इनके जो वर्क है, लेडी सीजन शॉर्ट एपिस्टोलरी नॉवल है जो 1794 में जो है ये लिखा गया। द वॉटसन्स, ये अनफिनिश्ड नॉवल फ्रैगमेंट है। सैंडिटन अनफिनिश्ड लास्ट नॉवल जो 1817 और 11 चैप्टर्स में, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स रिटन बाय जेन ऑस्टन वर अनफिनिश्ड, तो ये 2 वर्क अनफिनिश्ड थे। कौन कौन से, द वॉटसन्स एंड सैंडिटन, ये दोनों के दोनों वर्क्स के नाम आपको याद रखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जेन ऑस्टन। आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ द वर्क्स रिटन बाय जेन ऑस्टन, व्हाट वाज द फर्वर और द जॉनरा ऑफ हर वर्क्स, और आपको जो है इनके वर्क्स में रियलिज्म देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक रियलिज्म आई मस्ट से। और इनकी जो जितनी भी हीरोइंस हैं, दे गॉट फाइनेंशियल सिक्योरिटी थ्रू मैरिज ओनली। सो आपको 3-4 फैमिलीज रिलेटेड कोटेशन, इनके कैरेक्टर्स, सेटिंग कौन कौन सी प्लेस थी वो, और इनका पब्लिकेशन ईयर और इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ये सब आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है याद रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो है अब अगली क्लास के लिए जो है वेट करना है आपको। टिल देन आपको जितना हो सके और रिसर्च करना है इन राइटर्स के ऊपर जो अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टिल देन टेक केयर एंड डू योर वर्क very patiently and with dedication. Thank you so much.